हेलो दोस्तों, चलिए जैसा कि आपको पता होगा कि सेट 1 जो साइंस का था उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का देखेंगे। किसका? साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, हम लोग साइंस सब्जेक्ट का सेट 2 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र जो है कक्षा 10 का। ठीक है, झारखंड बोर्ड की तरफ से ये प्रथम सार्वधिक परीक्षा में जो आएगा यानी दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा, तो इसका जो क्वेश्चन है 40 ऑब्जेक्टिव है, तो इसका आंसर को हम लोग अभी करेंगे। चलिए देखिए, तो आपने अगर पहला वाला सेट ना देखा हो तो आप पहला सेट को देख लीजिएगा। ठीक है, आपका बहुत ही हेल्प होगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ एग्जाम में इसी तरह आपका आएगा। कक्षा 10 विषय विज्ञान, समय 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा, पूर्णांक 40 रहेगा। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र ये जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, सेट 2 है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न 1, देखिए प्रश्न 1 में लिखा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है r बराबर f/2, ऑप्शन बी में लिखा है f बराबर r/2, ऑप्शन सी में लिखा है r बराबर f, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आपको आंसर चुनना है। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है r बराबर 2f। ठीक है, इसी को अगर f का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, r/2। ठीक है, तो r/2 आपको कहाँ दिख रहा? f बराबर r/2 ऑप्शन बी में दिख रहा, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर, f बराबर r/2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन का आपको नियम बताना है, 1 होता है या 2 या 3 या 4। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयीय दर्पण? बताइए क्या होगा आंसर इसका सही? आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, जो साइड मिरर होता है वाहनों में लगा हुआ, बाइक वगैरह में होता है ना, उसी का बात हो रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना? ये क्वेश्चन पहले वाले सेट में भी था शायद, है ना? अगर नहीं भी था ठीक है तो आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी, है ना? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, अच्छा काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब क्या? आभासी प्रतिबिंब। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। जो आभासी और काल्पनिक होता है हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा ए, सीधा होता है। काल्पनिक ही आभासी होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इस बात को याद रखना है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? तो r बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2f। ठीक है, 2 इंटू एफ कितना दे रखा है? 12, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ऑप्शन 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्रदीप का मतलब होता है जो बाइक होता है उसका हेडलाइट, जो वाहन होता है, वाहन बाइक मतलब क्या? सारा वाहन आ जाएगा, कार, ट्रक, बस, उसका जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल का, उत्तल का, समतल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कितना नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी व सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक व उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए क्वेश्चन 9 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का, हाँ क्वेश्चन 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आभासी व सीधा।
ठीक है। तो अवतल लेंस का बात कर रहा, अवतल दर्पण का बात नहीं हो रहा है यहाँ, अवतल लेंस का बात हो रहा है। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा बनाता है हमेशा, ठीक है। उसका 2 ही इमेज बनेगा, 2 ही बार होता है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है डायप्टर मात्रक है किसका, फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का या विभेदन क्षमता का। तो इसका क्या हो जाएगा, डायप्टर किसका मात्रक होता है, डायप्टर ये डी से जो रिप्रेजेंट करते हैं किसका होता है, डायप्टर। तो डायप्टर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन सी, लेंस की क्षमता का, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ठीक है। आपको फोकस दूरी निकालना है, तो हमको एक फॉर्मूला पहले से ही पता है कि P बराबर होता है 1/f, ठीक है। आपको इसमें P का वैल्यू दिया यानी f का वैल्यू पूछा है, तो f बराबर हो जाएगा 1/P हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक बार अच्छा से, देखिए तो f बराबर हम लोग के पास क्या निकला था 1/P, ठीक है। P का मान कितना दे रखा है, डायप्टर में P का मान होता है 2, ठीक है। ये आता है मीटर में, लेकिन ऑप्शन देखिए सारा सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो ये किस में निकल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो 2 से 100 कटेगा कितना बार में, 50 बार में, तो आया कितना 50, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं 12 नंबर की ओर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। आपका जो आँख है उसका जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ आइरिस, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी परितारिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइरिस कहते हैं, ठीक है। आँख के रंगीन भाग को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, आइरिस के नाम से जानते हैं। हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, है ना। जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग कहते क्या हैं, कॉर्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं, पुतली या दृष्टिपटल, ठीक है। तो जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। इसी दृष्टिपटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपको एक अभिक्रिया यहाँ दिया हुआ, आपको बताना है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, इसका नाम बताना है, ठीक है। देखिए आपको अभिक्रिया दिख रहा है, तो देखिए पूरा अभिक्रिया में एक यौगिक है यहाँ पर, ये टूट कर क्या हो रहा है, 3 में डिवाइड हो जा रहा है, टूट कर, ठीक है। तो जब कोई अभिकारक एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो वो किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है, उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया को ही कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बस आपको याद रखना है कि वियोजन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं वियोजन को, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है। अब सब अभिक्रिया को अच्छा से देखिए, संतुलित क्या होना चाहिए, संतुलित का मतलब ये जो तीर का निशान है ना, इसका इधर जो नंबर में संख्या लिखा है जितना, इधर भी उतना ही होना चाहिए। मतलब इधर Na अगर 2 गो है तो इधर Na भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब देखिएगा तो इसमें से आपको केवल ऑप्शन नंबर डी ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी दिखेगा। कैसे दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, तो देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं, यहाँ ZN एगो, यहाँ भी ZN एगो, ठीक है। यहाँ Cu, यहाँ भी देखिए Cu, यहाँ SO4, यहाँ भी SO4 है ना। तो ये संतुलित है, बाकी असंतुलित है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए तो पहला वाला सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको तो आप देख लीजिएगा, इसका साइंस का पहला सेट जो जेक बोर्ड की तरफ से लाया गया है। 5 सेट है, उसमें से एक सेट का वीडियो मैंने बना दिया था पहले ही, ठीक है। ये दूसरा सेट है। चलिए सारा सेट को हम लोग को करना है क्योंकि ये जेक बोर्ड की तरफ से लाया गया है सेट है, ठीक है। हम लोग अपना मन से इसको नहीं बनाए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है दिए गए समीकरण में से किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। आपको बताना है किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PbO है और ये Cu है। तो PbO में क्या हो रहा है, Pb हो जा रहा है, O हट जा रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का कमी हुआ है। लेकिन यहाँ जो कॉपर है, ये कॉपर का ये CO बना दिया है ना, फिर ये इक्वेशन ठीक ठाक नहीं दिया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर में हम लोग टिक लगा देते हैं, ठीक है। कितना नंबर है, 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसमें जो कॉपर हो रहा है ना, कॉपर का उपचयन हो रहा है,
ये Cu, ठीक है। और यहाँ पर जो PbO है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। PbO का तो अपचयन हो रहा है, इस बात का एकदम गारंटी, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो हम लोग का PbO यहाँ है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी में इसको टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए, बाकी इसका 3 ही ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी एक ऑप्शन दे रखा है, डी नंबर 2। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, ठीक है। जो विकृत गंधिता होता है उसमें कुछ अभिक्रिया होता है, तो उसका नाम पूछा है उपचयन, अपचयन, विस्थापन, विस्थापन। देखिए कितना बड़ा यहाँ मिस्टेक किया ये लोग प्रिंटिंग करने में, यहाँ भी विस्थापन दिया है और यहाँ भी विस्थापन दिया है, एक जगह द्विविस्थापन दे देना चाहिए ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 17 का, बताइए। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उपचयन, याद रखना है आपको, ठीक है। तो विकृति गंधिता जो होता है उसमें जो अभिक्रिया होता है वो उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। आपको बताना कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है उष्मा छेपी संयोजन, ऑप्शन बी लिखा हुआ उष्मा शोषी संयोजन, ऑप्शन सी लिखा हुआ है उष्मा छेपी संयोजन। ये उष्मा छेपी संयोजन और उष्मा छेपी संयोजन ए में भी लिखा हुआ है और सी में 2 बार लिख दिया है, ठीक है। अब ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में लिखा है उष्मा छेपी वियोजन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्मा छेपी संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी द्विविस्थापन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्राकृतिक सूचक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका जाकर लिटमस, ये एक नेचुरल है, ठीक है। ये प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा ये भी सूचक है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन, लेकिन ये क्या है, ये संश्लेषित है, ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। चलिए तो 20 का ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। 21 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। लाल नहीं होने का मतलब क्या है, अम्ल नहीं है ना। इसका मतलब वो एसिड नहीं, एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, जो नीला से लाल हो जाता है, लाल नहीं होना है। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए HCl तो अम्ल है, ठीक है, HNO3 भी अम्ल है, एसिड है ना, CH3COOH भी एसिड है, तो ये नहीं होगा, ये तो एसिड नहीं है ना, तो ये लाल नहीं होगा। ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसका, 21 का, है ना, ये 21 का हो जाएगा डी। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर दिया है दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, NaCl में, NaCO3 में, या CuSO4 × 5H2O में, या NaHCO3 में। तो देखिए जल तो इसमें है ना, तो सीधा सा लॉजिक लगना है कि जल इसमें है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है NH4Cl, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए NaHCO3, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि। ऑप्शन ए उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन बी उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, ऑप्शन सी उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन डी उदासीन हो जाते हैं। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है। H+ आयन नहीं होगा ना तो उसमें करंट नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है, यह पदार्थ में कौन अम्ल है, ठीक है। तो बताइए 0 से और 7 से जो छोटा होता है ये क्या होता है, अम्ल होता है ना। तो 7 से छोटा तो एक ही मात्र 2 दिख रहा, ये वाला क्या दिख रहा है 2,
ठीक है, पहला वाला, तो पहला वाला किसका है, ए का है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 26 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कौन अभिक्रिया हो रही है, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, आपको नाम बताना है। ये जो चित्र है इसको देख के, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, या विस्थापन फिर दे दिया, एक जगह द्विविस्थापन देना चाहिए था, है ना। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है 26 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये चित्र मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी बुक में बना हुआ, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होता है, पोषण में, शोषण में, उत्सर्जन में, या संवहन में। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने का काम कौन करता है, उत्सर्जन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का, उत्सर्जन। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए वाटर, यानी जल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जल के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। ऑप्शन ए स्वपोषी पोषण, ऑप्शन बी मृतजीवी पोषण, ऑप्शन सी परजीवी पोषण प्राणी, या ऑप्शन डी लिखा हुआ है प्राणी संभोजी पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन पाया जाता है, या पेप्सिन, या ट्रिप्सिन, या लाइपेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा से देखिए, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, या फेफड़ा में, या वायु कुपिका में, या माइट्रोकांडिया में। बताइए, बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइट्रोकांडिया में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट, या रंध्र के द्वारा, है ना। तो जल से जाइलम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम में टिक लगाइए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, पोषण का, शोषण का, जनन का, या नियंत्रण का। अपने समष्टि को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको जनन करना जरूरी होता है ना। जनन नहीं करेगा तो उसका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में लिखा हुआ है दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ये एक चित्र दिया गया है ना, आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा ये चित्र, आपके पास जो क्लास 10 का बुक है ना साइंस का, उसमें दिया हुआ है। बताइए मुकुलन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है, या पुनरुद्भवन हो रहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला पुनरुद्भवन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है ना। क्या कहलाएगा, निषेचन, परागकण, अंकुरन, या संलयन। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परागन। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 36 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है, प्लेसेंटा से, या डिंब वाहिनी से, या ग्रीवा से, या अंडाशय से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किससे मिलता है, प्लेसेंटा से। ठीक है, किससे मिलता है, प्लेसेंटा से। अच्छा, प्लेसेंटा ये इंग्लिश वर्ड है, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा को हिंदी में कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। आपको याद रखना है, हो सकता है वो क्या करे कि ऑप्शन दे दे अपरा, प्लेसेंटा ना दे के क्या दे दे, अपरा। आपको याद रखना है, प्लेसेंटा को ही क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में लिखा है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होती है, वह तेजी से जलता है, उसमें स्वयं आग लग जाए। सी नंबर दिया प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे,
ऑप्शन डी दिया हो महंगा हो, है ना। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा, या 15 मीटर पर सेकंड, या 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर और 2 को बचा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा, माने कौन सा समाप्त हो जाएगा? सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा? बताइए आंसर क्या होगा सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। कोयला एक समाप्य ऊर्जा है, बाकी सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य ऊर्जा नहीं है, ये समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आखिरी क्वेश्चन है। पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? बाह्यदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडप होते हैं, या परागकण होते हैं? ठीक है, तो पराग कोष में परागकण होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का इस प्रकार टोटल साइंस का 2 सेट कंप्लीट हो चुका है, सेट 1 और सेट 2 भी। ठीक है, आप अच्छा से सब सेट, जितना भी सेट रहेगा आप अच्छा से समझिएगा, उसका पूरा डिस्कशन भी मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत हेल्प होगा। बाकी आपका जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है उसको आप देखिएगा, मेरा जो पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव डाला हुआ वीडियो है उसको आपको देखना है, अच्छा समझना है। ठीक है, चलिए अब सेट 3 हम लोग बनाएंगे। सेट 3 का जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।